चलिए भाई, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू करते हैं बेटा। आज बेटा कुछ नया शुरू करना है हम लोगों को। तो भाग 5 हम लोगों ने पढ़ा। आ, और प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेटा सबसे महत्वपूर्ण भाग 5 है। जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन भाग 5 से ही पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो मान के चलिए 6 क्वेश्चन भाग 5 से होगा। तो हम लोगों ने अच्छा पढ़ने की कोशिश किया है। भाग 5 में हम लोगों ने कार्यपालिका पढ़ा, तब राष्ट्रपति को पढ़ा, उनके अधिकार उनकी शक्तियों को पढ़ा, विधायिका माने संसद को पढ़ा, संसद को कुछ ज्यादा ही विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, बोले बेटा। फिर एक बहुत बड़ा काम है संसद का बजट पारित करना, तो बजट में उसके क्या क्या अधिकार हैं, साथ ही विधेयकों पर उनके क्या क्या अधिकार हैं, ये सब पे चर्चा हुई, आपसे बात हुई। देखो पूछा ना आपकी इस बार की परीक्षा में कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कब होता है, वो आएगा ही बेटा, उस इलाके से क्वेश्चन आता ही है। तो कोई आप में से बता सकता है कि जो विधेयक आते हैं उनका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितने वाचन से गुजरता है, बाकी उसकी क्या प्रक्रिया है? कुछ बोलिए बेटा, बोलना जरूरी है, आप बोलेंगे तभी मजबूती आएगी। 2 हिस्से में बांटा था, एक प्रारूप निर्धारित करना और एक वाचन रीडिंग। तो बता पाएंगे क्या क्या होता है? बोले तो काहे के लिए पढ़ा भाई? जब वक्त पे बताओगे ही नहीं तो फिर पढ़ने का मतलब क्या बना? अच्छा बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। नहीं, थोड़ा एक रफ डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए ना। तो प्रारूप में क्या बताया गया था, कुछ बोलने की कोशिश करो ना, भूलोगे तो कोई परेशानी नहीं, हम है ना। जैसे क्या होता होगा इसमें, नीड नॉट नेसेसरी कि आप मेरे वर्ड को रिपीट करो, उसको दोहराओ, जरूरी नहीं है। उसके भाव को बताने की कोशिश करिए, भाषा आपकी जो भी हो। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जिस भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो, रटो रटो मत, रटो मत। जिस भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा उसका कोई चेयरपर्सन होगा, कोई पीठासीन अधिकारी होगा, उसको सूचित करना होता है कम से कम 7 दिन पहले। क्लियर है बेटा? फिर जिस दिन विधेयक प्रस्तुत करना होता है उसके 2 दिन पहले उसकी प्रतियां सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाती हैं। प्रारूप वाली प्रक्रिया पूरी हो गई। अब उसके बाद शुरू होता है वाचन। कितने वाचन? 15। हाँ, अच्छा 11 नहीं, 3 3। कोई विधेयक कितने वाचन से? 3 वाचन से। पहला, मंत्री सदन में विधेयक की उपयोगिता को बताता है, आवश्यकता को बताता है, जरूरी होता है तो गजट में प्रकाशित किया जाता है। दूसरे में सघन जांच होती है, सेकंड रीडिंग में उसकी जांच होती है। आवश्यकता पड़ने पर प्रवर अथवा संयुक्त प्रवर समिति का गठन होता है, जनता से भी राय ली जा सकती है। क्लियर है बेटा? फिर ये रिपोर्ट सदन को दिया जाता है। फिर तीसरे में उस रिपोर्ट के आधार पर अगर कोई संशोधन वगैरह की गुंजाइश हो तो उसके प्रस्ताव आते हैं, खूब चर्चा होती है, मारामारी होती है, अंत में मतदान होता है। पारित हो गया तो फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है, यानी 3 वाचन वहां भी होता, फिर मंत्री जाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। गजट हो चुका है तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती। दूसरे वाचन में अगर संयुक्त प्रवर समिति बनी है तो किसी समिति की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रवर समिति बनी है तो दूसरा सदन भी प्रवर समिति बना सकता है। क्लियर है? ये सब बेटा एकदम से दिमाग में ट्रांसपेरेंसी के साथ रखो, पारदर्शिता के साथ रखो। कभी भी कोई पूछे आप बताने की दशा में रहें, उस लेवल पे जाना ही होगा।
और यही नहीं, जितने सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं हर सब्जेक्ट में इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी पड़ेगी, और अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी आपकी है तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, नहीं आने वाला भी आपका सही होगा, बुद्धि से तर्क के आधार पे सही हो जाएगा। तो आइए उस लेवल पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत करिए बेटा, अभी वक्त है। और कितनी बार पढ़ना है, कब पढ़ना है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं ना लगा है। जैसे हम कहते हैं संविधान खाली 2 बार पढ़ना है बस, तीसरी बार नहीं पढ़ना है। तो कितना प्रेशर में होते हैं आप, यार 2 बार में याद होगा कि नहीं होगा। अभी कोई लिमिट नहीं है बेटा, 1 करोड़ बार पढ़ेंगे, तो आपके हाथ में है ना। देखो एक बात बताएं, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, इसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है। कुछ बच्चे हैं बहुत तेजी से चीज़ों को टैकल करते हैं, कुछ थोड़ा धीरे धीरे टैकल करते हैं, कुछ को थोड़ा और भी परेशानी होती, दिक्कत कुछ नहीं है। कभी डिप्रेस या डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये लगता है, आपको बेहतर महसूस होता होगा कि आपकी क्या स्थिति है। अगर आपको ये लगता है कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती एक बार में, कोई टेंशन नहीं यार, 1000 बार पढ़ेंगे ना, 1 लाख बार पढ़ेंगे, इस पे नहीं ना किसी का प्रतिबंध है, आएगा कैसे नहीं। इसीलिए मैंने देखा है कभी कभी जो मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है कंपटीशन, बहुत बढ़िया करता है कंपटीशन। टॉपर्स को तो मैं देखता हूँ इधर उधर टहलते हुए। और मेरा अपना जो अनुभव है कि जो मीडियोकर स्टूडेंट है और थोड़ा बिलो मीडियोकर लेवल, आप देखो सोशल मीडिया में तमाम एक अभी अधिकारी ने, अभी जब ये रिजल्ट आया ना 2022 के आईएएस का, तो बड़ा अनाप शनाप बोलते हैं लोग, टॉपर्स लोग, माने वो पैदा ही टॉपर हो गए थे, ऐसा बताते हैं, वो जन्म लेते ही टॉपर हो गए। तो उस पर एक आईएएस अधिकारी सीनियर था, वो भड़क गया और उसने अपने हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक की सारी मार्कशीट पोस्ट कर दी। किसी में 3rd डिवीजन, किसी में ग्रेस से पास हुआ था, सिर्फ इसलिए कि आपको भरोसा हो जाए कि बकवास करते हैं लोग। कोई हाई स्कूल में ग्रेस से पास हुआ, किसी का इंटरमीडिएट में 2nd डिवीजन का नंबर आया, 3rd ईयर में मुश्किल से 45% आया और वो आईएएस बना। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फलाना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, अलीगढ़, ये वो, इनके टॉपर लोग कहाँ घूम रहे हैं, जो गोल्ड मेडल गले में टांग टांग के भावकाल दिखा रहे हैं, कहाँ हैं, सड़क पे घूमते हुए नजर आ रहे होंगे। ये सब कोई मतलब नहीं बेटा। एकेडमिक की दुनिया अलग है, कंपटीशन की दुनिया अलग है, उससे इसकी कोई तुलना नहीं है। हाँ एक बात जरूर है कि जिस बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक रहा है, बढ़िया रहा है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई को लेकर गंभीर रहा है। जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड खराब है, उसका यह अभिप्राय नहीं कि बच्चा गड़बड़ है पढ़ने में, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो नॉन सीरियस रहा है, वो गंभीरता से पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि उसको लगा कि इस सब में क्या समय देना है, जब आईएएस की तैयारी करेंगे तब ना समय देंगे। ये हाई स्कूल इंटर में क्या करना है भाई, बेवजह का माथा पच्ची, तो थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं बच्चे। नहीं, जब वो मेच्योर होते हैं, जब वो सीरियस होते हैं, तो पूरी ताकत झोंक देते हैं। देखो एक बात बताएं, जो बच्चा टॉपर है, जो बच्चा अच्छा नंबर ला रहा है ना, वो अपना सब कुछ झोंक चुका है, सब कुछ दांव पे लगा चुका है, अब उसके पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है। पता नहीं मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। वो तो अपना सब कुछ, देखते हो हाई स्कूल इंटर में कुछ बच्चे पागलों की तरह से पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही करते हैं, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन जो सब कुछ दांव पे लगा के रातों दिन मेहनत करके अगर वो 70% नंबर ला रहा है, तो आप समझ लेंगे अब उसकी औकात ही उतनी है, उसकी क्षमता उससे ज्यादा की नहीं है। वो जो सड़क पे इधर उधर घूम रहा है, दोस्ती मित्रता और आजकल तो पता नहीं क्या क्या चैट मैट दुनिया भर का सब बवाल शुरू हो गया, तो ढेर सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये सब के बाद अगर वो 60% नंबर लाया है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी उसके पास क्षमताएं बहुत हैं, क्योंकि जिस दिन वह सीरियस होगा, जिस दिन वह गंभीर होगा, जिस दिन वह अपनी ताकत झोंकेगा, तो कहर बरपा देगा।
और यही होता है कंपटीशन। नॉन सीरियस रहते हैं बच्चे एकेडमिक में, नहीं, उनको नहीं लगता गंभीरता होनी चाहिए। जैसे वो हायर कंपटीशन में जाते हैं वैसे सब कुछ दाव पे लगा देते हैं और विजेता बन जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि दोनों दुनिया पृथक पृथक है, पढ़ाई भी दोनों की अलग अलग है। हाँ, बस ये जरूर है कि जो बच्चा सीरियस है, पढ़ाई लिखाई को लेकर गंभीर है, संभावना है कि आगे भी वो गंभीर रहेगा। लेकिन ये जो नॉन सीरियस वाले हैं, ये जरूरी नहीं कि हायर कंपटीशन में जाके गंभीर ही हो जाए। यहाँ भी वही फार्मूला लगाते हैं और चारों खाने चित होते हैं। उसमें कुछ जो जुट जाते हैं वो कहर बरपा देते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं तो रहा हूँ बेटा, 12 साल रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 80% छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही नहीं, उनका एडमिशन ही नहीं हो पाता। तो पत्राचार से भी ये करते हैं, करस्पॉन्डेंस से। घर नहीं बताते, घर वालों को नहीं बताते कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में। वो कहते हैं कि हमारा एडमिशन हो गया, क्योंकि करस्पॉन्डेंस से, पत्राचार से वो बीए कर रहे हैं और जो मार्कशीट आती है उस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही लिखा होता है। गार्जियन वर्जियन समझ ही नहीं पाते कि क्या है, कि छोटा सा सी लिखा होता है, सी फॉर करस्पॉन्डेंस। आईएएस बनने में कोई बाधा नहीं है, आप पत्राचार से करें, आप प्राइवेट करें, आप रेगुलर करें, आप बीए करें, आप बीबीए करें, आप बीसीए करें, आप बीटेक करें, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। शास्त्री करें संस्कृत वाले में, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो कुल मिला जुला के बेटा, इस दुनिया में आपको नए सिरे से सब कुछ बनाना है। अब तक जो हुआ सो हुआ, खत्म करो कहानी, अब नई कहानी शुरू हो। सब कुछ जीरो से शुरू करना होता है, और अगर आप गंभीरता से, अच्छे ढंग से सब कुछ जीरो से शुरू करोगे, सब ठीक हो जाएगा। एकेडमिक को लेके उलझन में नहीं होना चाहिए कि मेरा तो एकेडमिक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा नहीं है और मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ, ये सब दिमाग में बकवास नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास एक हथियार है, वेपन है, और वो आपका परिश्रम, जो आपका है और आपके पास है। कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सब आपके हाथ में है। आप निर्धारित करो और अपना भविष्य बना लो, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे संविधान के भाग 6 की तरफ। हेडिंग बना लें, संविधान का भाग 6। जो हम लोगों ने मूल संविधान बनाया था बेटा, उसमें कितने भाग थे? जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था, उस संविधान में कितने भाग थे? भाग मैं पूछ रहा हूँ बेटा। फिर तुम शुरू किए। 22 भाग थे, 22 थे। अभी कुछ बढ़ गए, संशोधन की, हाँ 25 हो गए। अरे भी कुछ तो सामने ही बढ़ा है। अरे 22 थे, पंचायती राज वाला 2 ठो बढ़ गया, सहकारिता वाला 1 ठो बढ़ गया, तो 3 भाग बढ़े हैं, 25 हो गए। बोल नहीं रहे हैं? तो हर भाग में कुछ न कुछ लिखा होगा भाई, हर भाग में कुछ न कुछ लिखा होगा ना। तो ऐसे ही अब हम पहुंचे हैं भाग 5 में, सॉरी भाग 6 में। तो भाग कह लें, चैप्टर कह लें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चैप्टर 6 या भाग 6 की कोई टाइटल होगी। जैसे आप अपना चैप्टर पढ़ते हो तो पढ़ते हैं ना, पाठ 5, तो उसका कुछ टाइटल होती है, तो पूरा पाठ उसी के विषय में होता है ना। ऐसे ही हमारे संविधान का जो भाग 6 है ना बेटा, ये राज्यों के बारे में, यानी भाग 6 में जितनी बातें लिखी गई हैं वो सारी बातें राज्य के लिए। आप यूं कह सकते हैं कि भाग 6 राज्यों का संविधान है, केंद्र से इससे कोई लेना देना नहीं है। अब थोड़ा सा बात ये करनी पड़ेगी बेटा कि जैसे बहुत शुरू में आपने पढ़ा था, एक्चुअल में आप भूलते उलते हैं, थोड़ा याद दिलाना पड़ता है कि जो संविधान होते हैं, बोले बेटा, मैंने बताया था 2 तरीके के होते हैं। निर्माण के आधार पे जो संविधान होते हैं, या प्रकृति के आधार पर जो संविधान होते हैं, उनको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक को क्या कहते हैं? एकात्मक, बोले इंग्लिश में
यूनिटरी, और एक को कहते हैं, हाँ संघात्मक कहें, परिसंघात्मक कहें। एक्चुअली हम लिखाएंगे संघात्मक और परीक्षा में आ गया परिसंघात्मक, भाग खड़े होते हैं। तो थोड़ा सा शब्दों का अंतर समझिए, संघात्मक कहिए, परिसंघात्मक कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में एक ही शब्द है, फेडरल। क्लियर है बेटा? तो ये तो अभी हम लोगों से कोई मतलब का है नहीं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो एकात्मक स्वरूप का ही नहीं है। हमारा संविधान कैसा बेटा, लगभग परिसंघात्मक है। तो मैंने बताया था कि परिसंघात्मक में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि यहाँ कम से कम 2 इकाइयां मौजूद होती हैं, सत्ता के 2 केंद्र मौजूद होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, केंद्र या नहीं, केंद्र या राज्य नहीं, केंद्र या संघ। और एक को कहते हैं क्या बेटा, राज्य। क्लियर है? अब ये क्या बनता है, हमने आपसे बात किया था, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं तो एक बार फिर से आपसे चर्चा कर देते हैं। संघ जो बनता है वो कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए भारत एक स्वतंत्र देश है आज की डेट में, पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र देश है, बांग्लादेश भी स्वतंत्र देश है। ये किसी के गुलाम नहीं ना है। ये तीनों देश मिलकर एक संघ बनाना चाहें, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और मैंने तो आपको संविधान पढ़ाया है, मैंने कहा कैबिनेट मिशन में अभी ये तो जगह बची ही है। इस समूह का ख ग चाहे तो एक बार फिर से जुट जाए, संघ बना लें। तो मान लीजिए ये संघ बना लेते हैं तो क्या पर्पज होगा, कोई उद्देश्य होगा ना संघ बनाने का। पहला उद्देश्य तो यही होता है कि भाई सुरक्षित रहें। दूसरा उद्देश्य यह होता है कि हमारा शासन प्रशासन व्यापार वगैरह सब बढ़िया चले। एक चीज बताइए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये संघ बनाने की कोशिश करें, तो कोई किसी के अधीन या कोई किसी का गुलाम नहीं ना देश है इसमें। संघ बनेगा और ये तीनों देश के प्रतिनिधि अगर बैठेंगे तो बराबरी की बात होगी ना, दबाव बना के नहीं ना आप किसी को शामिल कर लोगे। हम आपके साथ एक बिजनेस करना चाहते हैं और हम कहेंगे बेटा हमारे साथ एक बिजनेस है, इसमें आप शामिल हो गए, तो आप ये कहेंगे कि सर बताइए बिजनेस क्या है, मैंने क्या करना है, उसकी कंडीशन वगैरह क्या है। तो हमको बिजनेस ये करना है कि इसमें 10 लाख रुपया लगेगा, 5 लाख हम लगाएंगे, 5 लाख आप लगाएंगे। आपने कहा ठीक है। जब प्रॉफिट होगा तो 10% आपको मिलेगा, 90% हमको मिलेगा। तो आप कहेंगे सर नमस्कार हमको आपके साथ बिजनेस में शामिल नहीं होना है। अरे जब पैसा आधा ले रहे हैं आप हमसे, तो प्रॉफिट भी तो आधा दीजिए ना। नहीं, हम कहेंगे नहीं नहीं आप शामिल हो ही जाइए। अरे काहे शामिल होंगे, कोई पागल है क्या, पैसा आधा लगेगा और देंगे खाली 10%, ये तो नहीं चलेगा ना। आप सीधे सीधे मना कर दोगे कि नहीं सर हम आपके साथ बिजनेस में शामिल नहीं होंगे, बात खत्म। आप संतुष्ट होगे तब न शामिल होगे, आपका मन लगेगा कि नहीं सब ठीक ठाक है तो शामिल हो जाओगे। संघ ऐसे ही बनता है, हर पक्ष जब संतुष्ट होता है तब संघ बनता है। दादागिरी जबरदस्ती से संघ नहीं बनता, और बिजनेस एग्रीमेंट सर पे बंदूक रख के नहीं होता। 5 लाख लगाइए, 2% प्रॉफिट देंगे, ऐसे होगा बिजनेस। तो संघ जो भी बनता है बेटा वो आपसी सहमति से बनता है, ठीक है। अब उसमें देखते हैं जो हम लोगों के कॉमन हित हैं, जो सबके उभयनिष्ठ हित हैं, जैसे सुरक्षा, ये कॉमन होता है। अब तीनों देश मिलकर फैसला कर लें कि हम तीनों में से अगर किसी पे किसी ने हमला किया तो तीनों मिल के पीटेंगे, है ना। तो ऐसी चीजों पे सहमति बनाई जाती है। तो ध्यान से सुने, तो संघ जो जो अधिकार संघ को दिया जाता है, भाई सुरक्षा आपके जिम्मे रहेगा, फलाना आपके जिम्मे रहेगा, तो जो जो अधिकार उनके जिम्मे जाते हैं उसका संविधान अलग बनता है। और जो जो अधिकार उनके जिम्मे नहीं जाते उसका संविधान वो खुद बनाते हैं। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मोहल्ला है ना बेटा, मोहल्ला कस्बा आप रहते हो, तो कस्बे वालों का कुछ सामान्य हित है और कुछ हमारा व्यक्तिगत हित है। किसी मोहल्ले में मेरा घर है, मेरे घर में क्या खाना पीना बनेगा, मोहल्ले वालों से क्या लेना देना, उनकी क्या मर्जी है।
हमारे घर में कब कौन सोएगा, उठेगा, जगेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, मोहल्ले वालों से क्या मतलब है? लेकिन कुछ चीजों का मतलब मोहल्ले वालों से है। कुछ लफंगे मोहल्ले में अगर घूमते रहते हैं हमेशा, तो मोहल्ला मिलजुल के जवाब देगा। बोल नहीं रहे? तो उसके लिए बातें कर ले कि अगर कोई बाहरी दिखा तो हर घर से एक एक मुस्टंडा टाइप का आदमी आएगा, जिस घर में जैसा जो हो, और सब जुट के पीटेंगे उसको। हाँ, यहाँ सहमति बन सकती है, लेकिन मोहल्ले वाले ये नियम थोड़ी बनाएंगे किसी घर में खाना क्या बनेगा। ऐसे जब संघ बनता है तो इकाइयां अपना काम कैसे करेंगी इस पे संघ दखल नहीं देता, लेकिन जो कॉमन हित होता है उस पे सब लोग मिलजुल के राय बना लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जो आप देखो मोहल्ले में मेरा घर है, किसी और का घर है, लोग वहां कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, इससे ना हमें मतलब रखना चाहिए और ना रखता है कोई। क्या जरूरत है भाई? हाँ, कुछ लोग फिराक में रहते हैं वो अलग बात है, तो व्यक्तिगत मामला है। क्लियर है बेटा? तो इसीलिए कहा जाता है कि जब संघ बनता है तो केंद्र का संविधान अलग होता है। वही जो कॉमन चीजें दे दी गई उस पर केंद्र का संविधान बनेगा। हर राज्य अपना अपना संविधान अपने हिसाब से बनाएगा। क्या मोहल्ले में एक सीटी लगी है, सीटी बजेगी, सब लोग सबके घर में खाना बनना शुरू, सीटी बजी खाना बनना बंद, रात में 8:30 बजे सीटी बजी, सब लोग खाना खाना शुरू करो, पूरा मोहल्ला। अरे नहीं खाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है, खाने का मन नहीं है। ऐसी चीजों में आप बाध्यकारी बनोगे, मोहल्ले वाले नाक पे दम कर देंगे फिर तो, और देखेंगे खाना नहीं खा रहे हैं तो घर में घुस जाए, खाना खाओ जल्दी से, समय हो गया। तो भैया कुछ चीजों पे बख्श दीजिए, कुछ चीजों पे दखल रखिए। तो संघात्मक व्यवस्था में बेटा राज्यों के संविधान अलग होते हैं और वो अपने मन से बनाते हैं। माने उसमें संघ दखल नहीं देता कि नहीं नहीं आप ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, हमारा जैसा मन करेगा हम वैसा बनाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे अमेरिका में आओ, 50 राज्य हैं, सब मिलके एक संघ बना दिए, यूएसए कहते हैं, है ना? तो संघ का संविधान अलग होगा जिसको पूरे अमेरिका पे लागू होगा। हर राज्य अपना अपना संविधान अलग अलग बना के बैठे हैं, जो उनका अधिकार है उस पर उन्होंने अपना अपना संविधान बनाया है। और कोई राज्य जब अपना संविधान बना रहा था तो दूसरे राज्य से राय मशवरा नहीं किया कि आप कैसा बनाए हो, हम चाहे जैसा बनाए, तुमसे क्या मतलब, तुम अपना बनाओ अपनी जरूरत के हिसाब से। तो हर राज्यों का संविधान अलग और अलग अलग होता है। बोल नहीं रहे? तो राज्य का संविधान तो अलग होता ही है, लेकिन अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। अब हमारी कहानी देखो, हमारे यहां भी राज्य का संविधान तो अलग है, लेकिन अलग अलग राज्यों का अलग अलग नहीं है। बोल नहीं रहे हो? हमारे यहाँ भी राज्य का संविधान है अलग, बिल्कुल है, लेकिन अलग अलग राज्यों का संविधान अलग अलग प्रकार का नहीं है। इसीलिए उसी किताब में अलग चैप्टर बना के लिख दिया। बोल नहीं रहे हैं? अगर हमारे यहाँ हर राज्यों का संविधान अलग अलग होता तो उसी किताब में राज्य का संविधान लिख पाना संभव ही नहीं हो पाता। राज्य ने फैसला करता कि उसमें हम क्या बदलेंगे, क्या नहीं बदलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो वो संविधान राज्य बनाता। तो 2 किताब होती, पुस्तक कितनी होती? 2। एक संघ का संविधान जो किताब संघ अपने पास रखता, और एक राज्यों का संविधान जो राज्य बनाते अपने पास रखते, जब चाहते तब उसमें फेरबदल करते। बोल नहीं रहे? लेकिन हमारे यहाँ किताब एक ही है, उसी किताब में संघ का लिखा है और उसी किताब में राज्य का लिखा है। और राज्यों को यह भी चेतावनी दी गई है कि तुम्हारे लिए जो लिख दिया गया है उसमें एक कामा पूर्ण विराम नहीं बदल सकते, अगर बदलाव करना होगा तो हम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि संघात्मक व्यवस्था तो नहीं दिख रही है। बोल नहीं रहे? फिर भी ये दलील तो हम देते हैं कि हमारे यहाँ राज्यों का संविधान अलग है, आगे नहीं बोलते कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग नहीं है। इज्जत बचा लेते हैं कि राज्यों का संविधान है अलग भाई हमारे यहाँ, लेकिन अलग अलग राज्यों का अलग अलग होना चाहिए था ना, नहीं है। एक ही राज्य था जिसका संविधान अलग था, वो जम्मू कश्मीर था,
और यही नस्तर की तरह से हमको चुभती थी। काहे उनको अलग से अधिकार होगा? मोटा भाई ने कहा नहीं होगा, भाग 6 वाला इन पर भी लागू होगा। आपके मूल संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 152 में लिखा हुआ है कि भाग 6 के सारे उपबंध भारत के सारे राज्यों पर लागू होंगे, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये लिखा हुआ था। ये तो कहो 370 हटा के हम लोगों ने कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर को लेकर, अब छोड़कर नहीं। भाग 6 में जो भी बातें लिखी हैं अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा। एक बच्चे ने कहा कि मान लीजिए भाग 6 जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था तो जम्मू कश्मीर कैसे चलता था? जम्मू कश्मीर का संविधान अपना खुद का था, उन लोगों ने अपना संविधान खुद ही बनाया था, इसीलिए तो वहां बड़ा बवाल हुआ। इसीलिए तो कहते थे कि बाहर का व्यक्ति आके जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकता। ये भी उन्होंने कहा, वहां दोहरी नागरिकता थी, जम्मू कश्मीर की नागरिकता और भारत की नागरिकता। हमारे प्रदेश में ऐसा है? हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं? ना, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। नागरिक हम भारत के हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बड़ी विचित्र विडंबना रही है, अब तो खत्म ही हो गया, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। वहां के लोग जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे और वहां के लोग भारत के भी नागरिक थे। जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते जम्मू कश्मीर का संविधान उनके नागरिकों पर लागू होता था, हमारे और आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता था। और वहां तो इतनी विचित्र स्थिति बनाया था उन लोगों ने कि पूछो मत, जैसे अलग देश ही है वो। जम्मू कश्मीर की कोई बच्ची यदि जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी नागरिक से, माने किसी नागरिक क्या, हम ही लोग, जम्मू कश्मीर की कोई बच्ची अगर जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करती है तो प्रॉपर्टी और संपत्ति पे उसका और उसकी संततियों का कोई अधिकार नहीं होगा। ये वहां के संविधान में नागरिकता ही खत्म हो जाएगी। मोटा भाई ने कहा कि नहीं नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 370 ही ले डूबे। अब जैसे हम आप हैं, हमारे यहाँ जो व्यवस्था, अब सारी व्यवस्था वहां लागू हो गई। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि भाग 6 जो हम लोगों ने लिखा वो राज्यों का संविधान तो लिखा, लेकिन मैं इसे संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल नहीं मानता, क्योंकि यहाँ राज्यों को अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। केंद्र ने जो कहा वही आपको लेना पड़ेगा, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा शुरुआत कर लें, लिखें। समझ में आ रहा है बेटा? लिखें, चैप्टर का नाम हम लिख डालो। भाग 6 लिखा, राज्य की कार्यपालिका, हेडिंग बना लो, कुछ होगा ना इसमें लिखा हुआ। राज्य की कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। अब राज्य का संविधान है तो राज्य की तीनों बातें होनी पड़ेंगी ना बेटा, राज्य की कार्यपालिका भी, राज्य की विधायिका भी और राज्य की न्यायपालिका भी। शुरू मैंने क्या बताया था? किसी देश के संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का ही वर्णन होगा। देख रहे हो, मेन मुद्दे पे आके हम वहीं रुके। नागरिकता नागरिकता फलाना ढमाका जब चर्चा वर्चा कर लिए तो मेन मुद्दे पे आके हम वहीं रुके। भाग 5 में हमने भी यही कहा था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वो केंद्र का संविधान था, और भाग 6 में भी हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, लेकिन ये किसका संविधान है बेटा? राज्यों का। क्लियर है? अब शुरुआत करिए। आर्टिकल 152, अनुच्छेद 152। लिखें। तो भाग 6 किसके लिए है बेटा? राज्य के लिए है। राज्य माने है? अच्छा एक चीज बताओ, राज्य शब्द चौथी बार आया? तीसरी बार आया है। अब तक 2 बार राज्य शब्द आ चुका था। एक राज्य शब्द आया था मौलिक अधिकारों के समय, एक राज्य शब्द आया था नीति निषेधक तत्वों के समय, और एक बार फिर राज्य शब्द आ गया।
उधर तो 2 राज्य को परिभाषित किया था। मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया था कि राज्य का क्या मतलब है। लेकिन एक बात बताओ, अगर राज्य की आप कोई अलग से परिभाषा वगैरह न बोलो, सड़क पे चलते हुए एक आम आदमी से आप कहिए कि भाई आप किस राज्य के रहने वाले हो, उसका क्या अर्थ समझेगा? वो एक भूभाग ही तो समझता है। वो बता देगा कि भैया मैं तो उड़ीसा का रहने वाला हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। वो राज्य का वही अर्थ हम लोग समझते हैं ना, ये कुछ और अर्थ समझते हैं। आप जो समझते हैं समझते रहिए, तो आपको मुबारक हो, बधाई हो आप। लेकिन संविधान जो समझने के लिए कहेगा आपको वो समझना होगा। भाग 12 में सॉरी अनुच्छेद 12 में उसने राज्य का अर्थ वह नहीं समझा जो हम समझते हैं। उसने लिखा वहां राज्य का यह अर्थ होगा। नीति निर्देशक तत्वों में फिर अनुच्छेद 36 में परिभाषित किया गया कि यहां राज्य का वही अर्थ होगा जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में लिखा है। तो वो भी क्लियर हो गया। अब एक तीसरी बार फिर राज्य शब्द आया। कहा बेटा? भाग 6 में। अब फिर एक बार तो बताना पड़ेगा ना कि अब की बार आपका राज्य का क्या मतलब है। तो आप सोच रहे होंगे जब मन करे तब ये राज्य का मतलब अलग अलग बता दें। हाँ, बिल्कुल बताएंगे, कुछ कर नहीं लोगे आप। हो सकता है वो कहे भाग 6 में राज्य माने कुत्ता, तो कुत्ता ही मानना पड़ेगा। संविधान में अगर लिख दिया है कि राज्य माने बिल्ली, तो आपको बिल्ली मानना पड़ेगा। जब वो संविधान में लिख के परिभाषित किया जा रहा है कि शब्द का यह अर्थ आपको समझना होगा, वही समझना होगा। 12 में क्या कहा? राज्य माने आपको ये समझना पड़ेगा, हम वही समझे। नीति निर्देशक तत्व में कहा राज्य माने आपको वही समझना पड़ेगा जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में आपने समझा। यहां भी बताओ ना भैया कि क्या समझे हम। यहां भी कुछ लिखा गया होगा तो सबसे पहला बवाल तो यही कि राज्य को परिभाषित करिए, राज्य माने क्या। तो अनुच्छेद 152 में सबसे पहले राज्य को ही परिभाषित किया गया कि अब की बार राज्य माने क्या। इस बार मुस्कुराते हुए कहे कि इस बार राज्य माने वही जो आप समझते हो। क्लियर है? क्या समझते हैं? एक भूभाग, एक जमीन का टुकड़ा। और राज्य माने वह जो हमारे संविधान के अनुसूची 1 में राज्य बताया गया। जो 28 राज्य हैं उन्हीं को राज्य माना। और 8 क्या है बेटा हमारे? केंद्र शासित प्रदेश संघ। तो एक बात ध्यान से सुनना, भाग 6 सिर्फ राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बिल्कुल नहीं है। एक ने कहा उनका काम कैसे चलेगा, जैसे मन करे वैसे चले, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कैसे होता है ये बात की बात है, लेकिन अभी तो एकदम क्लियर जान लीजिए कि भाग 6 के प्रावधान संघ शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। 2 बदमाशों को छोड़ के, दिल्ली और पौंडीचेरी, है ना, वो भी संविधान संशोधन करके ऐसा कर दिया गया। बाकी 6 पे, बाकी 6 बचे ना, 6 पे भाग 6 के प्रावधान लागू नहीं होते। तो थोड़ा सा बात कर लें बेटा, आप जान लो। तो एक बच्चे ने कहा कि जिन पे लागू नहीं होता सर उनका काम कैसे चलता होगा, उनका शासन कैसे होता होगा, उनके यहाँ कानून कानून कैसे बनता होगा। हमारे यहाँ तो योगी जी बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, योगी जी मतलब हमारी विधानसभा कानून बना देती है राज्यों वाला। तो संघ शासित क्षेत्रों में जब विधानसभा होती ही नहीं तो फिर वहां कानून कैसे बनता हो? हाँ बेटा जोर से बोलो। तो डर कहाँ रहे हो इतना? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधि का निर्माण संसद ही करती है, क्योंकि वहां राज्य की विधायिका होती ही नहीं तो कानून कौन बनेगा। और इसीलिए केंद्र ही उनके ऊपर शासन करता है, इसलिए नाम ही रखा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। वो अपना प्रशासक भेजता है वहां। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक कहलाते हैं, कुछ जगहों पे एलजी कहलाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो सीधे केंद्र के आदेश का पालन करते हैं। दिल्ली में आपको समझ में आ ही रहा होगा एलजी महोदय किसकी बात करते हैं। उधर का मोटा भाई का इशारा जैसे समझते हैं वैसा बात करते हैं, क्योंकि वो केंद्र के प्रतिनिधि है ना बेटा। तो समझ में आ रहा है? शुरुआत करें।
हाँ, लेकिन इसमें राज्य को पुनः परिभाषित किया गया। इसमें राज्य को, अच्छा देखो एक ब्लंडर हो गया बेटा, उसको पहले ठीक करो, पहले उसको ठीक कर लीजिए। जैसे भाग 6 लिखा है तो भाग 6 में कुछ अनुच्छेद होंगे ना, तो कहां से कहां तक है वहीं ब्रैकेट में लिख लो। भाग 6 जहां लिखा है, अरे भाई कैठो अनुच्छेद है ये तो हमको समझ में आए कि भाग 6 में अनुच्छेद कैठो है। थोड़ा रुकोगे, हड़बड़ी बहुत है आपको, आज ही संविधान काहे नहीं पूरा हो जा रहा है, हो जाएगा, धैर्य रखो। अरे हम लोग कितनी दूर चले आए आपको पता है, हम लोग ठीक ठाक यात्रा तय कर लिए भाई, ऐसे ही कछुआ वाली चाल से चलते चलते चले आए, एक दिन यात्रा पूरी हो जाएगी। बहरहाल जो आपने भाग 5 अभी पढ़ा, तो भाग 5 में आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद 52 से 151 तक लिखा है आपने, तो 100 अनुच्छेद हो गए। अब भाग 6 में भी कुछ अनुच्छेद लिखे होंगे, तो कल को खाली ये पलट के पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भाग 6 में नहीं है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है भूल जाओ, बस बता दो कौन सा अनुच्छेद भाग 6 में नहीं है, मैं विकल्प दूं और तकलीफ में चले जाएंगे। आप ये समझ ही नहीं पाते कि कंपटीशन क्या बोला है, वो कैसे आपको घेरते हैं। हम आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भाग 6 में नहीं है। इसका उत्तर तुम तभी बता पाएंगे जब हमको ये मालूम चलेगा कि भाग 6 में कहां से कहां तक है। नहीं तो फिर एक छोटी सी सूचना अगर आपको मिल जाए कि भाग 6 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, बस इसी सूचना पे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ये सूचना अगर नहीं है तो आप उत्तर नहीं बता पाओगे। जैसे हम कहें कि चलो आप बता दो निम्न में से कौन सा, मैं बोर्ड पे लिख दूं क्वेश्चन, हाँ लिख देते हैं, काहे घबरा, ये तो रिटन टेस्ट होगा ही होगा। मेरा प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भाग 6 में नहीं है। ए, बी, सी, डी, अब हो गई तकलीफ में, दिख नहीं रहा है, ये कैसे मालूम चला, कुछ आइडिया होगा ना, बोल नहीं रहे। अब एक तो नाक में दम कर देते ना, यही काठो जोड़ देते सभी वो भी टाइप का है ना, या फिर ऐसे कर देते ना, ए 1 2 3, बी 1 3 4 2 3 4, सभी बस काम हो जाता बढ़िया सा। ये तो हमने राहत दिया थोड़ा आपको। हाँ बिल्कुल जवाब सही है, क्योंकि 237 तक है, 152 से लेके 237 तक, ब्रैकेट में लिख लो अनुच्छेद 152 से 237 तक। आप बिल्कुल समझ नहीं पाते बेटा वो कैसे घेरेंगे आपको, इसलिए आप अनुमान नहीं लगा पाते, पढ़ाई की स्ट्रेटजी नहीं बना पाते और घेर लेते हैं अलग तरीके से। बस आप थोड़ा सा मजबूत रहिए तो कैसे भी घेरेंगे हम बच निकलेंगे। जैसे मैंने कहा ना, अगर बाइक चलाने आ गया ना तो एरिया कैसे भी हो चला लेंगे, बस हाथ साफ होना चाहिए। बाइक चलाने में मास्टर अगर आप हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि बाइक चलाने में आपको मास्टर बना दें, फिर इलाका कैसा भी कोई दे दे कि बाइक चला के दिखाई, बिल्कुल चला देंगे। पढ़ाई बिल्कुल वैसे ही है, चीजों का हम आपको मास्टर बना दें, फिर वो चाहे जैसा इलाका दे के घेरे आपको, आप बच निकलोगे। लेकिन महारत अगर है तो, और नहीं तो वहीं फिर चारों खाने चित हो जाओगे। यही तो कंपटीशन है बेटा, जो बच्चे इसको समझ पाते हैं वो उनके लिए बहुत आसान होता है, एक बार 2 बार में क्लियर कर लेते हैं। जो इन चीजों को नहीं समझ पाते 12-12 साल से झेल रहे हैं। अरे एक भैया जी हैं इलाहाबाद में 10 साल हो गया,
आपके भी काद परिचित होंगे। 8 साल, 9 साल, 5 साल, 4 साल तो कॉमन समय हो गया। और मेरे यहाँ से तो बच्चे यहीं पढ़ते हुए मुझे लगता है दूसरे साल से उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया और जाते जाते तीसरे साल तक उसने रैंक लगा दिया 41वीं रैंक पीसीएस में। तो आपको लग रहा है सर बड़े महान है आप। ना ना भैया, मैं महान नहीं हूँ, बच्चे बहुत महान है। बच्चे अपनी ताकत जोंकते हैं। और उस बैच में खाली उसी को मैंने थोड़ी पढ़ाया था, मैंने सबको पढ़ाया था। तो अगर खाली मेरा जादू होता तो सब रैंकर्स होते। तो बच्चों का जादू ज्यादा है। बच्चे कितने बड़े जादूगर हैं ये जानना बहुत जरूरी है। चलो बेटा, हाँ, इसमें क्या लिखा बेटा? राज्य शब्द को पुनः परिभाषित किया गया। लिखें यहाँ राज्य का अर्थ। अच्छा, ये लिख लिया 152 से 237 ब्रैकेट में, वहीं लिख लेना भाग 6 कहां से कहां तक है बेटा? 152 से 237 तक है, बहुत जरूरी है। लिखें, जहां लिखें उसके आगे चले। परिभाषित किया गया, लिखें इस यहाँ राज्य का अर्थ, यहाँ राज्य का वही अर्थ होगा। सेंटेंस ठीक कर लो। यहाँ राज्य का वही अर्थ होगा जिसका वर्णन संविधान की अनुसूची 1 में है। यानी पहली अनुसूची में वर्णन है। क्या अनुसूची है? अच्छा, एक बात बताओ बेटा, सुनो, मेरी ओर देखो। शायद आपका बैच तब शुरू हुआ था जब पीसीसी परीक्षा नहीं हुई थी, रिजल्ट भी नहीं आया था। मैंने आपका बैच मैंने तब शुरू किया था जब पीसीएस प्री का एग्जाम नहीं हुआ था। हाँ, उसी बीच में एग्जाम भी हुआ। बोलो, हम शुरू से एक बात आपसे बोल रहे थे ना कि और कुछ पूछे ना पूछे, अनुसूची जरूर पूछेगा। पूछा कि नहीं पूछा? आयोग वाले हमको फोन करके बताए थे, वही हम आपको बता रहे थे। कमीशन वाले हमको फोन करके बताए थे कि बच्चों को बता दीजिएगा कि अनुसूची जरूर पूछेंगे। तभी ना हमने बताया आपको। ना ना, फैशन में चल रहा है, इसमें ट्रैक पे चल रहा है। जैसे बच्चों का फैशन होता है ना, बच्चियों का फैशन होता है जो समय समय के हिसाब से बदलता रहता है। हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं। एक फैशन था जब लोग बेल बॉटम पहनते थे, नाम सुना है? इतनी चौड़ी चौड़ी मोड़ी होती थी, सड़क साफ करते हुए चलते थे। बदल गया फैशन, फिर लौट रहा है शायद। अब देख रहा हूँ बच्चे बच्चियां जीन्स वगैरह पहन, चौड़ी मोड़ी वाले पहन रहे हैं। ये लौटता उठता रहता है। हाँ, जो भी हो, जो भी नाम हो। तो अभी क्या है कि कंपटीशन का भी ऐसा ही फैशन होता है। और जो बच्चा इस फैशन को पकड़ लेता है कि अभी क्या फैशन में चल रहा है कंपटीशन के, उसके लिए आसान हो जाता है। और ये भी फैशन लौट लौट के आता है, मजाक नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन वाला फैशन भी रिटर्न होता है। एक जमाना था जब जीएस में हर हाल में इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते थे। अगले साल की परीक्षा देने जा रहे हैं, आंख बंद करके हम लोग भरोसा कर सकते थे कि 4-5 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता पे मिल ही जाएगा। अब एक तो नहीं पूछते, सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछते। अब कुछ अलग इलाका घेरा है, अब आधुनिक भारत पर नजर गड़ाए हुए हैं, फिर पलटवार करेंगे। तो एक अच्छा परीक्षार्थी वही है जो कंपटीशन की फैशन पे नजर रखे। क्योंकि हम लोग के पास बहुत अनुभव है, आप अभी फैशन समझते हो, हम लोग टेलर हैं, ठीक है? तो फैशन पे गहरी नजर रखनी पड़ती है। तो वही फैशन आपको हम शेयर कर लेते हैं और आप ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है कि घड़ी देख के 10 मिनट में अगर पीसीएस के एक क्वेश्चन के सही होने की गारंटी हो, इससे बढ़िया सौदा कोई हो नहीं सकता। इससे प्रॉफिट की तैयारी कोई और, सिर्फ 10 मिनट पढ़ो, एक क्वेश्चन की गारंटी, गारंटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर मिला, फिर मिलेगा आपको। 2024 में तो जरूर मिलेगा, आगे मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो भी देखते हैं, अब अति हो गई फैशन की तो छोड़ देते हैं, अब दूसरे इलाके की ओर चले जाते हैं। तो अभी चल रहा है बेटा, एक अनुभवी टीचर की बातों को ध्यान से सुना करें, आपका भविष्य बन जाएगा, बहुत जरूरी है। चले, तो हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं बेटा। कितनी बेटा? 12।
पढ़ लो बेटा, याद कर लो, पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में आधी आधी लाइन की चीजें हैं, याद हो जाएगा, फिर आप अमर हो गए। गड़बड़ाते हैं आप 5 6 7 में ही गड़बड़ा जाते हैं। इधर लास्ट वाला भी मजबूत रहते हैं, शुरू वाला भी मजबूत रहते हैं, इसीलिए 6 7 को पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, 7 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, क्योंकि तो उसको पता है कि यही गड़बड़ाए हैं आप। अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का प्रशासन, इन्हीं सब पे आपको घेर रहा है और वहीं आप हाथ खड़े कर दे रहे हैं। तो भैया घर पे जाके रटो, रोज रटो, तब तक रटो जब तक एकदम पक्का ना हो जाए, ना पूछे, कोई नुकसान नहीं ना है, पूछेगा तो बताएंगे। चलिए आगे बढ़िए। तो हमारे संविधान की जो अनुसूची 1 है बेटा, उसी में लिखा हुआ है, लिस्ट बनी हुई है कि कौन राज्य कहलाएंगे, कौन संघ शासित क्षेत्र कहलाएंगे। उसी लिस्ट में जो राज्य के नीचे लिखे हुए हैं उन्हीं के ऊपर यह भाग 6 लागू होगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? अनुसूची 1 की लिस्ट में जिसमें संघ शासित क्षेत्र लिखा हुआ उस पर यह लागू नहीं होगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, एक नोट लिखें, एक नोट बनाइए। हाँ, सामान्य रूप से संघात्मक व्यवस्था में संघ व राज्य के संविधान सामान्य रूप से संघात्मक व्यवस्थाओं में संघ व राज्य के संविधान पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। संघ का संविधान लिखें, संघ का संविधान संघ के विषयों में होता है, देखो बेटा एक विनम्र निवेदन है, उसको सुन लो। अभी तो काफी दूर चले आए हम लोग पढ़ते पढ़ते, पढ़ना भी बहुत है बेटा, बहुत पढ़ना है, खाली संविधान से ही थोड़ी गुजारा होगा, है ना, बहुत कुछ पढ़ना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्लास में, आप बच्चे जैसे हैं हमारे, संकट हो, परेशानी हो तो बेहिचक बात करो, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि पूछेंगे तो कहीं ये ना कहें कि कम पढ़ा है क्या, इसकी जानकारी नहीं है क्या। किससे बनना है भाई, किसको दिखाना है? मुझे दिखाना है क्या? बड़े भारी विद्वान हो भाई, मुझे मत दिखाओ, परीक्षा में दिखाना कि आप कितने बड़े विद्वान हो। मेरे सामने एकदम ओरिजिनल रहिए, कहीं कोई तकलीफ हो बेटा तुरंत बात करिए, तुरंत बोलिए कि सर ये सब चीजें तो हमको समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा तकलीफ हो रही है, आप हमसे बात करो, हमारे पास तरीके हैं ठीक करने के, हम ठीक कर देंगे। जीरो से हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, हमने पढ़ाते समय कुछ भी आपसे उम्मीद नहीं किया था कि आपको ये आना चाहिए या आता होगा। मुझे लगता है जो शुरू से बने हैं वो ध्यान रख ही रहे होंगे। हमने कोई ऐसी चीज पढ़ाई ही नहीं आपको जिसमें हम ये मान के पढ़ाए होंगे कि बेटा ये आपको आता होगा। हम तो क से पढ़ाना शुरू किए। तो एकदम बात करिए बेहिचक, और क्लास को बाइलेटरल होने दीजिए। जैसे एकेडमिक या बाकी जो क्लास आप करते हो वहां पे एक परेशानी है, और बड़े कोचिंग सेंटर की भी परेशानी है, जितने बड़े कोचिंग सेंटर है उनकी भी परेशानी है, क्योंकि वहां कम्युनिकेशन वन वे ट्रैफिक में होगा, सिर्फ टीचर बोलेगा, आप सिर्फ सुनेंगे। कहीं देख लो जाके, अब हम नाम क्यों लें, किसी का प्रचार हम नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आप वीडियो देखते हो ना, कोचिंग में बैठे हुए हैं 800 बच्चे, 1000 बच्चे, टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है यही नहीं दिख रहा है। टीचर दिख रहा है एलईडी स्क्रीन पर। देखा होगा आपने कि पूरे क्लास भर में जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगी है, और जहां बच्चा बैठा है और जहां टीचर पढ़ा रहा है वहां की दूरी कम से कम 50 मीटर है, 50 फीट है, टीचर दिख ही नहीं रहा है, स्क्रीन पे देखा।
स्क्रीन पे देखना है, ऑनलाइन पढ़ो। पागल हो, जाके 2 लाख रुपए की फीस जमा कर रहे हो? जब तुमको टीवी पर ही पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ो, सस्ते में निपट जाएगा। नहीं, वहां हो तो रही है नौटंकी। और उसमें से कौन बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछेगा? उसमें से कौन सा बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछेगा? पहली बात कि पूछने नहीं देंगे, दूसरी बात आप पूछ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी हिम्मत ही जवाब देने लगती है। इस भीड़ में हम कुछ कैसे पूछें? फिर क्या होगा? कौन सी पढ़ाई हो रही है? मैं ये मान रहा हूं टीचर बड़े दक्ष हैं, वो बड़ा क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हर बच्चा अद्वितीय है, हर बच्चा इंडिविजुअल है, हर बच्चे की समस्या दूसरे बच्चे की समस्या से अलग है, हर बच्चों की समस्या एक जैसी होती नहीं बेटा, तो वहां कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। मेरे यहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना पड़ेगा, आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी चलती हुई क्लास में। क्लियर है बेटा? इसी कारण हम लोग बढ़िया रिजल्ट दे पाते हैं, और कोई वजह नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट टीचर हूँ, नहीं नहीं, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग होंगे, थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी है, हम आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम आपके परेशानी को ध्यान में रख के बात कर लेते हैं, इसलिए समस्या का समाधान थोड़ा बेहतर कर लेते हैं हम लोग। कहीं डाउट होगा बेटा बेहिचक बात करिएगा। अब थोड़ा सा देखो, समझने की कोशिश करो। जो संघात्मक व्यवस्थाएं होती हैं, जो संघ बनता है, हम चर्चा कर चुके हैं बेटा बड़े विस्तार से, वीडियो वगैरह सब है पड़ा हुआ, तो कभी देखिएगा। तो एक संघ हम लोग बना लेते हैं और एक राज्य। बोले बेटा? एक मजेदार बात है कि संघ सिर्फ एक काल्पनिक शब्द है। संघ कहां है? भारत कहां है? यही भारत है। लेकिन योगी जी नाराज हो गए, नालायक, ये भारत है कि उत्तर प्रदेश है? तो संघ क्या है बेटा? एक काल्पनिक नाम ही तो है। राज्य जब एक साथ हो जाते हैं यही संघ है। एक ने कहा सर दिल्ली है संघ। अच्छा, दिल्ली संघ है? दिल्ली केजरीवाल की है, वहां का मुख्यमंत्री है। तो संघ कोई एक वास्तविक चीज नहीं है बेटा, राज्य वास्तविक है, संघ वास्तविक नहीं है। संघ एक काल्पनिक है। जैसे कहते हैं ना, गिरोह, मनुष्यों का एक गिरोह लोगों से मिलकर बनता है। गिरोह कोई शब्द नहीं होता। लोग इकट्ठे हो गए, गिरोह बन गया, लोग बिखर गए, गिरोह खत्म हुआ। भारत से राज्य पृथक हो जाए तो संघ कहां रह जाएगा? फिर कहां संघ पंग है? फिर कहां भारत है? नहीं समझ पा रहे हैं? भारत राज्यों का समूह है। यानी संघ शब्द जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सूडोनेम है, एक काल्पनिक नाम है। संघ कहां है? लोकेशन कोई बताए मुझे, संघ कहां है? कोई लोकेशन नहीं है। लोकेशन जब मिलेगी तो राज्य की मिलेगी। बोल नहीं रहे? तो ये एक काल्पनिक नाम है बेटा। तो हुआ क्या कि राज्यों ने कहा कि भाई ए अधिकार आपको दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बी अधिकार आपको दे रहे हैं, सी अधिकार आपको दे रहे हैं, डी अधिकार आपको दे रहे हैं, बाकी जेड तक मेरा रहेगा। अरे डी के बाद ई से लेके जेड तक अधिकार मेरा रहेगा, आपका नहीं रहेगा। लेकिन ये मजेदार बात है कि डिसीजन कौन लेता है? राज्य डिसीजन। राज्य दे रहे हैं आपको, आप नहीं दे रहे हो राज्य को। पहले राज्य होता है तब संघ होता है, पहले संघ नहीं होता। घर होता है तब मोहल्ला होता है, लोग होते हैं तब समूह होता है। राज्य होंगे तब संघ होगा, न कि संघ होगा तब राज्य होंगे, ऐसा होता ही नहीं। तो फैसला राज्य करेंगे कि जब संघ था ही नहीं, पहले राज्य थे तो फैसला कौन करेगा? राज्य करेंगे। तो राज्य ने फैसला कर लिया। अब राज्य ने कहा कि ABCD विषय पर आप अपना संविधान बना लो। क्या करना है, कैसे करना है, आप निर्धारित कर लो, और इन विषयों से दूर रहना।
क्योंकि इन विषयों पे संविधान हम बनाएंगे। क्लियर है? तो यहां क्या है बेटा, यहां पहले होते हैं राज्य, फिर होता है संघ, परिसंघात्मक व्यवस्था की। तो राज्य सहमत होंगे तब संघ बनेगा, राज्य सहमत नहीं होंगे तो संघ बनेगा ही नहीं। भारत कैसे बना? भारत पहले संघ बन गया। अरे सुनो सुनो सुनो, यहां बड़ा गड़बड़ है। भारत पहले संघ बन गया तब राज्य बना, इसीलिए गड़बड़ हो गई। अंग्रेज ने भारत बनाया, वही हमें सौंप के चले गए। तो राज्यों से पूछ पूछ के तो भारत बना नहीं। जो अंग्रेजों ने भारत हमें दिया वो हमने ले लिया, वो हमारा है। अब वो छोटे छोटे टुकड़े थे, इसमें कई राज्य थे, तो राज्यों की सहमति से भारत तो बना नहीं। भारत तो अंग्रेजों ने बनाया था, वो भारत उन्होंने हमें गिफ्ट कर दिया। अब हम राज्यों से क्यों पूछें कि आप हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? और रहोगे नहीं तो पीटोगे, जाओगे कहां? यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब जो भीख दे रहे हैं ले लो चुपचाप। आपसे हम पूछेंगे नहीं कि हमको क्या क्या चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमको अंग्रेज दे के गए हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि हम आपको क्या दें। भाई अंग्रेज दे के गए थे तो कुछ प्रदेश प्रदेश एक साथ मिला के दे के गए थे ना, कि हम प्रदेशों से पूछ पूछ के बने नहीं। तो यहां भारत वाला मामला है कि पहले यहां राज्य नहीं बने थे, पहले यहां देश ही बन गया था, जो कई राज्यों का समूह था। बस मिल गया मौका केंद्र को, कहा अब हम डिसाइड करेंगे कि तुमको क्या देंगे। नहीं तो संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य डिसाइड करते हैं कि हम आपको क्या देंगे। यहां उलट गंगा बही है भारत में। संघात्मक व्यवस्था में इधर का रुख होता है, यानी राज्य निर्धारित करते हैं संघों को क्या मिले, और हमारी व्यवस्था में साहब लोग निर्धारित किए कि राज्य को क्या भीख में दे दें। कटोरा लेके आओ, देखो क्या क्या देते हैं। यहां संघ ने निर्धारित किया है कि राज्यों का क्या अधिकार होगा, जबकि टिपिकल संघात्मक व्यवस्था में राज्य निर्धारित करते हैं कि संघ को क्या अधिकार होगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ सब गड़बड़ सड़बड़ हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए थे तो हर राज्य, कितने राज्य थे लगभग? नहीं, रियासत तो थे ही, रियासत तो थे ही, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में राज्य बन गए थे ना। अच्छा आप लोग इतने शानदार हो कि झूठ भी इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हो कि सामने वाला हिल ही जाए। अगर मेरी स्पष्ट इस पर कोई राय नहीं होती तो आप तो डरा ही दिए थे। बोले, याद करो, क वर्ग में 6 राज्य थे, ख वर्ग में 3 राज्य थे, ग वर्ग में 2 राज्य थे, जोड़ लो 11 राज्य थे ना भैया। उन्हीं को तोड़ ताड़ के आजकल हम लोग बना दिए 27-28 राज्य, टुकड़े टुकड़े कर। तो आप जोड़ नहीं पाते हो ना, आपके पास नॉलेज रहता है, इंसेंबल नहीं कर पाते। आप सबको ये पता था कि क वर्ग में 6 राज्य थे, ग वर्ग में 3 राज्य थे, अरे सॉरी, ख वर्ग में 3 राज्य थे, ग वर्ग में 2 राज्य थे, यही जोड़ के बताना था, और आप गड़बड़ा गए। तो कुल 11 राज्य थे ना। बोले बेटा, ये अलग बात है कि हमारे जिम्मे कैठो मिला, वो अलग बात है। हमारे जिम्मे 6 राज्य मिला था, वो क वर्ग वाला मिला था। अब यह है कि 6 राज्य कहने के लिए थे, बहुत बड़े बड़े इलाके थे, जिसको तोड़ तोड़ के हम लोग छोटा छोटा किए। कुछ तोड़ फोड़ तो आपके सामने ही हुई, जैसे यूपी को तोड़ा गया, मध्य प्रदेश को तोड़ा गया, बिहार को तोड़ा गया, अरे यूपी को तोड़ा गया उत्तराखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश को तोड़ा गया तो छत्तीसगढ़ बनाया गया। छत्तीसगढ़ ना, अच्छा छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। और बिहार को तोड़ा गया तो झारखंड बनाया गया, कल को फिर तोड़ फोड़ दे तो अब राज्य तो बढ़ ही जाएंगे ना धीरे धीरे 12। तो यहाँ पहले देश था फिर राज्य बने, इसीलिए यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। तो संघात्मक व्यवस्था मैंने क्या कहा, अब नियम यह है कि ये लोग इन विषयों पे अपना संविधान बनाए और ये लोग इन विषयों पे अपना संविधान बनाए। जो विषय बांट दिए गए, जो अधिकार बांट दिए गए, ये आपका हुआ, ये मेरा हुआ। आप अपने विषय पे 3-5 करो, हम अपने विषय पे 3-5 करते हैं।
क्योंकि संघ तो एक था या एक होता है, लेकिन राज्य तो एक नहीं होते ना, राज्य तो अलग अलग होते हैं ना। तो हर राज्य अपने अपने विषयों पे अलग अलग संविधान बनाते हैं जो उनको सूट करता है, जो उनके अनुकूल होता है। बस यही गड़बड़ी हमारे यहाँ हो गई कि राज्यों का संविधान हमारे यहाँ अलग तो है, लेकिन अलग अलग प्रकार का क्यों नहीं है? क्योंकि हमने भीख दिया था, तुमसे पूछ के थोड़ी बनाया। आप जो हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो, राज्य का संविधान होगा, हम जैसे कह रहे हैं वैसे होगा, क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं, आप थोड़ी डिसाइड कर रहे हो। क्लियर है बेटा? लिखें, लास्ट लाइन बोलो बेटा, क्या लिखा? हाँ, विषयों पे होता है, जबकि राज्यों का संविधान, राज्य के विषयों पर होता है। जबकि राज्यों का संविधान किस पर बेटा? राज्य के विषयों पर होता है। इसीलिए संघात्मक व्यवस्थाओं में अलग अलग राज्यों के संविधान अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग राज्यों के संविधान क्या बेटा? अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्लियर है? मूल भावना समझ में आई? ऐसे समझो, मैं संघ हूं, आप लोग राज्य हो, कुछ अधिकार हमने रख लिया अपने पास, कुछ अधिकार हमने आप लोगों को दे दिया। जो अधिकार मेरे पास है उस विषय में मैं फैसला करूंगा, जो अधिकार आपको दिया गया उस पर आप लोग अलग अलग ढंग से अपना फैसला करो। अब हम तो ये नहीं कह सकते कि जो अधिकार आपको दिया गया सारे लोग एक जैसा फैसला करो। आप कौन होते हैं कहने वाले? जो अधिकार हमको मिल गया है उस पर हमारा मन, हम फैसला करेंगे। लेकिन यहां बड़ी भारी गड़बड़ी हो गई कि मेरा अधिकार है उस पर तो संविधान बनाए ही, आपको जो अधिकार दिए उस पर भी हमने ये चेतावनी के साथ दिया कि सभी लोग एक जैसा सोचोगे, ये गड़बड़ हो, ये संघात्मक व्यवस्था बनी होता है। जो अधिकार आपको दे दिया गया आप फैसला करो कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन वहां भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो अधिकार हमने आपको दिया, हम जैसा बता रहे हैं वैसे ही सबको करना पड़ेगा। इसीलिए अभी बच्चे हैं, आप समझ नहीं पा रहे ये सब, मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आगे की लड़ाई में जाओगे ना तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का संविधान संघात्मक स्वरूप का नहीं है, टिप्पणी लिखिए। क्या लिखोगे? क्या लिख पाओगे? इन्हीं विषयों पे बात करनी होगी कि सर संघ ऐसे बनता है तो भारत तो नहीं बना ऐसे, और भारत अगर ऐसे नहीं बना तो फिर भारत को संघ हम कैसे कह सकते हैं टिककर? हाँ, मोटे मोटे लक्षण दिख रहे हैं कि राज्य का संविधान अलग होता है, संघ का अलग होता है, लेकिन जैसा राज्य का होना चाहिए वैसा तो नहीं है। बोल नहीं रहे? तब आप 2 लाइन लिखने की दशा में होंगे, नहीं तो पेन नहीं चलेगी। हेडिंग बना के सर खुजलाते रहोगे, क्या लिखें क्या लिखें, यही होगा। तो अभी कम से कम सोचिए समझिए फिर लिखने की जगह। और एक बात, लिखते समय घबराइए नहीं ना, चढ़ जाइए सीने पे एग्जामिनर के। बच्चे घबराते हैं कि कहीं खराब नहीं ना लिख रहे हैं, कहीं वो पढ़ के ऐसा तो ना हंस तो नहीं देगा। अरे ना ना, जो समझ में आता है सीने पे चढ़ के लिखिए। आधे बच्चे तो यही गड़बड़ाते हैं कि उनको आइडिया रहता है और अनुभव होता नहीं, इसलिए लिखते ही नहीं। उनको लगता है लिख दे तो कोई खराब तो नहीं ना हो जाएगा। काहे खराब होगा? जो हम बता रहे हैं वो खराब बात बता रहे हैं आपको? बिल्कुल लिखिए, कोई पूछे सबको बताइए, जो लिखने के लिए कहें सबको लिख के दीजिए, बिल्कुल सही है आप। और इस भाषा में तो शायद ही कोई उनको समझाया होगा, आखिरी खुश हो जाएंगे कि ये बच्चा है जो विषय को समझता है, और 2 नंबर बढ़ा के दे देगा आपको, यकीन से कह रहे हैं। ये मुख्य परीक्षा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं ना, ये खाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। और प्रारंभिक परीक्षा अगर पास कर लोगे तो कौन सा पहाड़ आप ढकेल दोगे? उसे क्या हासिल होगा? उसे थोड़े दिनों के लिए सुख मिल जाएगा। घर वाले कहेंगे मेरा बेटा प्री क्वालिफाई कर गया, मेरी बेटी प्री क्वालिफाई कर गई, मिल गई नौकरी। फिर मुंह बना के घूमोगे 3 महीने बाद।
हाँ, तो बेहतर ये है कि आर पार की लड़ाई हो। लड़ाई आर पार की होनी है, प्री क्वालिफाई करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं एक तो मेडल टांग के घूमेंगे। प्री क्वालिफाइड विद्यार्थी, फिर आपको कुछ भत्ता वत्ता मिलने लगेगा। कुछ नहीं होगा भैया, लड़ भड़ के नौकरी लेनी है यार, है ना, उसके लिए तैयारी करें। लिखें, पैरा चेंज कर लो। परंतु भारत के संविधान के भाग 6 में, परंतु भारत के संविधान के भाग 6 में राज्यों के लिए पृथक संविधान की व्यवस्था तो की गई है। राज्यों के लिए पृथक संविधान की व्यवस्था तो की गई है, परंतु इसमें एक रूपता के नियम का पालन किया गया है, यानी यूनिफॉर्मिटी, जिसमें एक रूपता के नियम का पालन किया गया है। ठीक है बेटा, अर्थात एक रूपता के नियम का पालन किया गया है। ठीक है बेटा, मतलब हर राज्य का संविधान एक जैसा हो। ठीक है, यही मतलब है। अब थोड़ा अर्थात करके लिख लो। अर्थात हमारे यहां, लिखो बेटा, अर्थात हमारे यहां पृथक पृथक राज्यों का संविधान पृथक पृथक नहीं है। हमारे यहां पृथक पृथक राज्यों का संविधान पृथक पृथक नहीं है। देखो, इतना बकबक बकबक करने से दिमाग में कुछ एक रासायनिक संरचना या रासायनिक चीजें आपके दिमाग में क्रिएट हुई होंगी, केमिकल्स रिलीज हुए होंगे, और संघ और राज्य के बीच में आपके दिमाग में अप्रत्यक्ष रूप से एक सोच विकसित हुई होगी, जो सीधे सीधे भले ना दिख रही हो, लेकिन दिमाग उसको समझ गया कि हमारे यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। हमारा जो संघ बना है वो वैसे नहीं बना जैसे संघ को बनना चाहिए। संघ को ऐसे बनना चाहिए, आपसे पूछ पूछ के संघ बने। हम आपसे पूछेंगे कि बेटा कौन कौन सा अधिकार आप हमें देना चाहते हैं, आप हमें कोई नहीं देना चाहते। ठीक है, वो अलग बात है। यहाँ उलट गंगा बह रही है, हम कह रहे हैं कि आपके ये अधिकार होंगे। हम कौन होते हैं कहने वाले? आपको बताना होगा कि सर ये अधिकार आपको दे रहे हैं, बाकी अधिकार हमारे पास रहेगा। और बिल्कुल आपने यही कहा है, आप जब संस्थान में आए हैं तो आपने यही कहा है कि सर आपका अधिकार सिर्फ पढ़ाने तक होगा, बाकी अधिकार हमारा खुद का होगा। और है ही है, आपके जीवन में मेरा कोई दखल नहीं हो सकता, पढ़ाई में दखल होगा। आपके जीवन में दखल आपके गार्जियन रखेंगे, आपके माता पिता रखेंगे, वो मेरा इलाका नहीं है। मेरे इलाके में आपके माता पिता हस्तक्षेप ना करें, उनके इलाके में हम ना हस्तक्षेप करें। ऐसा ही होता है बेटा। संघ के इलाके में राज्य हस्तक्षेप न करें, राज्य के इलाके में संघ न हस्तक्षेप करें। सब लोग अपने अपने इलाके के बादशाह रहे, परेशानी क्या? और है ही है, आपके माँ बाप बादशाह हैं, यहाँ का मैं बादशाह हूं, मैं जो कहूंगा आपको करना होगा पढ़ाई के विषय में। तो ऐसा ही संघ राज्य होता है। कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसपे आपका अधिकार होगा, कुछ अधिकार नहीं दिए जाते जिसपे हमारा अधिकार होगा। मेरी बात समझ पाए? कुछ आइडिया लगा? तो आज यही समाप्त करेंगे बेटा, अभी भूगोल भी पढ़ना है हम लोगों को, तो अभी बस 10-15 मिनट में आता हूँ, मैं भूगोल पे बात करता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू।